हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं डिपेंडेंट ब्रांच कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच करा चुका हूँ। ठीक, आज मैं किस पे फोकस करूँगा? डिपेंडेंट ब्रांच पे। सर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच किसको बोला जाता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ही आता है कि वो ब्रांच क्या है? डिपेंडेंट है। मतलब किस पे डिपेंडेंट है? तो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये जो हेड ऑफिस है उस पे ये क्या है? ब्रांच डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का किस मामले में डिपेंडेंट है? तो सर, जो ब्रांच है ना, जो ट्रांजेक्शन्स करता है उस ट्रांजेक्शन्स का ओनली रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है ना, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है उसका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के व्यू से समझना है कि डिपेंडेंट ब्रांच वैसा ब्रांच होता है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस मेंटेन करता है। और जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रांचेज, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? तो ब्रांचेज आर कंसीडर एज डिपेंडेंट if such branch does not make its account। क्या करता है? अपना अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, ओनली इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। ठीक, लिखो इसमें दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस, these types of branches keeps only information about cash, है ना, about cash, stock, debtor, creditor, expenses, एक्सेट्रा। क्या करता है? ये सब सारे चीज़ का इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। कैश का, स्टॉक का, डेटर का, क्रेडिटर का, एक्सपेंसेस का, बैंक का, ये सब सारे का क्या मेंटेन करता है? इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। बट नॉट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम। क्या वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन नहीं करता है? देखो, मैंने क्या बताया है कि डिपेंडेंट ब्रांच उस ब्रांच को कहते हैं जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री मेंटेन नहीं करता है। ओनली क्या मेंटेन करता है? इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड, है ना, स्टॉक से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड, ये सब सारा इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करता है। तो होप सो क्लियर है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा ब्रांच का? तो ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। इसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। होप सो क्लियर है। आगे चलते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, है ना, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच इन केस ऑफ डिपेंडेंट। अगर ब्रांच डिपेंडेंट है, इस केस में हेड ऑफिस ब्रांच का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा? तो देखो इसमें फॉलोइंग्स आर द मेथड्स, following are the method applied for determination, following are the method applied for determination of profit या लॉस ऑफ ब्रांच, है ना। इसमें बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड है ना, जिससे हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन से आप इस चारों मेथड में कोई भी मेथड अप्लाई करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो प्रॉफिट आएगा वो सारे मेथड में सिमिलर ही आएगा। सबसे पहला मेथड का नाम क्या है? डेटर मेथड। ठीक, दूसरे मेथड का नाम क्या है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक,
तीसरा मेथड का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट मेथड। एंड फोर्थ मेथड का नाम है होलसेल मेथड, है ना। फोर्थ मेथड का नाम क्या है? होलसेल। पहला डेटर मेथड, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड एंड चौथा होलसेल मेथड। इंस्टीट्यूट के लिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ये दोनों मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फाइनल अकाउंट मेथड बहुत ही सिंपल है। आपने फाइनल अकाउंट मेथड, जो फाइनल अकाउंट आप बनाते थे, है ना, क्लास 12 में, क्लास 11th में, है ना, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे बनाना है, ठीक। और होलसेल प्राइस मेथड भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम सिंपल तो सारा है, ठीक है ना, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, है ना, होलसेल मेथड। लेकिन आपने फाइनल अकाउंट मेथड पढ़ रखा है, ठीक है ना, बट डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड ये सब चीज़ आप नहीं पढ़ रखे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो आपको फील होगा कि ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच को गुड्स भेजता है। क्या करता है? हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है। एक तो इनवाइस प्राइस पे भेज सकता है, ठीक, इनवाइस प्राइस पे भेज सकता है, या कॉस्ट पे भेज सकता है, या फिर होलसेल प्राइस पे भेज सकता है। होलसेल प्राइस पे भेज सकता है। होलसेल प्राइस का मतलब जो हेड ऑफिस अपने कस्टमर को, है ना, हेड ऑफिस अपने कस्टमर को जिस प्राइस पे गुड्स दे रहा है उसी प्राइस पे हेड ऑफिस अपने ब्रांच को भी दे रहा है, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस, ठीक। और यहाँ पे इनवाइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके दे रहा है या फिर कॉस्ट पे दे रहा है। तो इस केस में 3 मेथड अप्लाई होता है। सबसे पहला तो वही डेटर मेथड, है ना, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड, एंड तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड। तीसरा क्या है? फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक। और होलसेल प्राइस में भेज रहा है तो इस केस में आपको होलसेल प्राइस मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को या तो गुड्स क्या भेज रहा है? इनवाइस प्राइस पे, या तो कॉस्ट पे भेज रहा है, तो कौन सा मेथड लगेगा? या तो डेटर मेथड लगेगा, या तो स्टॉक एंड डेटर मेथड लगेगा, या फिर फाइनल अकाउंट मेथड लगेगा। लेकिन अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को होलसेल प्राइस पे भेज रहा है तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा? होलसेल प्राइस मेथड अप्लाई होगा। तो देख लो, यही 4 मेथड से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और ये चारों मेथड से जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी मेथड से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, आपका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ब्रांच का वो सारे केस में सेम ही आएगा। होप सो क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटर मेथड का, कि डेटर मेथड में कैसे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्लीज़ फोकस, है ना। सबसे पहले क्या है? डेटर। देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है ना। फॉर्मेट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ब्रांच का। और ये ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आप देखेंगे एट द एंड तो आपको फील होगा कि आप ये फॉर्मेट पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर है, ठीक। इसमें आप पहले लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ डेटर मेथड में हम क्या बना रहे हैं? डेटर मेथड में हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। क्या बना रहे हैं? डेटर मेथड में हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। किसके बुक में? इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में हम क्या बना रहे हैं? ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। और ब्रांच अकाउंट बनाकर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एक फॉर्मेट दिया गया, ये फॉर्मेट आपको पहले से पता है, बट आप एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मेट मुझे तो पहले से ही पता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मैं, उस स्टेप पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप तो सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स को लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग एसेट्स को, ठीक। ओपनिंग एसेट्स सच लाइक स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर, है ना, जो भी ओपनिंग एसेट्स, फिक्स एसेट्स, जितना भी ओपनिंग एसेट्स होगा आपके क्वेश्चन में उसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग
एसेट्स में स्टॉक अगर इनवाइस प्राइस पे है तो आप यहाँ पे इनवाइस प्राइस में ही लिखेंगे, ठीक। और फिर उसका लोडिंग को रिवर्स करेंगे। लोडिंग का मतलब जैसे ये हेड ऑफिस है और ये क्या है, ब्रांच है। मान लेते हैं हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कोई भी गुड्स 25% के प्रॉफिट में बेचता है, कॉस्ट प्लस 25%। तो लेट से मान लेते हैं उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपया, ठीक। उस पर 25% लोडिंग का मतलब प्रॉफिट ऐड करके ब्रांच को भेजता है। तो ब्रांच को कितना भेजेगा, 100 रुपया का गुड्स ब्रांच को 125 रुपये में मिल रहा है, ठीक। 100 रुपया गुड्स ब्रांच को 125 रुपया पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो लेट से मान लेते हैं कि जो हेड ऑफिस है वो 1000 यूनिट्स किसको भेजता है, ब्रांच को @125। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 1 2 3, मतलब 1,25,000 का गुड्स भेज रहा है। अब देखो 1,25,000 का जो गुड्स भेज रहा है उसमें प्रॉफिट एलिमेंट्स कितना है, तो कॉस्ट एलिमेंट्स 1 लाख है और प्रॉफिट एलिमेंट्स 25,000 है, मतलब टोटल 1,25,000 पे ब्रांच को भेजा। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवाइस प्राइस पे भेज रहा है, इनवाइस प्राइस मतलब 125 पे भेज रहा है, तो हम यहाँ पे इनवाइस प्राइस पे ही स्टॉक को कंसीडर करेंगे, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में आपको क्या लिखना है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को क्या करता है, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स जब भेजता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कौन से प्राइस, अगर इनवाइस प्राइस पे भेज रहा है तो इनवाइस प्राइस पे, अगर कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे। प्लीज़ यहाँ पे भी अगर इनवाइस प्राइस पे भेज रहा होगा तो इनवाइस प्राइस पे लिखेंगे, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पे इसको लिखेंगे स्टॉक को। कि जनरली आप पहले पढ़ चुके हैं AS2 के अकॉर्डिंग कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और NRV विच एवर द लोअर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हेड ऑफिस ने इनवाइस प्राइस पे अगर गुड्स भेज रखा है तो आपको इनवाइस प्राइस पे ही यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, लोडिंग हटाएंगे। तो ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, दूसरा स्टेप, ठीक। तीसरा स्टेप पे आते हैं, अगर कंपनी के पास कोई लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी, ठीक है ना, कोई भी लायबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, क्रेडिटर है, कुछ भी, मतलब कोई भी लायबिलिटी है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, है ना, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन, अगर कोई भी ओपनिंग लायबिलिटी है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। होप सो क्लियर है। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा थर्ड स्टेप है, ये मेरा क्या है, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग को हटाएंगे। तो देखो लोडिंग का मतलब मैंने बोला प्रॉफिट का पार्ट। तो मानते हैं इसके पास 12,500 का ओपनिंग स्टॉक था और 1,25,000 का गुड्स इसको सेंड किया गया। 12,500 में लोडिंग कितना है, प्रॉफिट का एलिमेंट्स कितना है, 2,500 रुपया। तो हम यहाँ पे लोडिंग को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12,500 इंटू कितना पे भेज रहा है, देखो 12,500 मेरा इनवाइस प्राइस है, सेल्स प्राइस है, तो सेल्स प्राइस पे लोडिंग कितना होगा, तो 25 डिवाइड बाई 125। होप सो आपको क्लियर है। तो 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो लोडिंग कितना आ जाएगा, 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो आ जाएगा 25, ठीक। फिर यहाँ से भी लोडिंग हटाएंगे, यहाँ से भी लोडिंग हटाएंगे, तो इसको लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना। इन लोडिंग कितना होगा, लोडिंग होगा आपका 1,25,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो इतना कहाँ पे आएगा, 25,000। होप सो क्लियर है। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लेते देखो जितना गुड्स सेंड किया यहाँ पे, तो गुड्स सेंड कितना क्या था, यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया था 1,25,000 का। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ब्रांच गुड्स रिटर्न कर दे हेड ऑफिस को, है ना। मान लेते हैं यहाँ 1,25,000 का गुड्स सेंड किया था, इसमें से 25,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो इसको प्रेजेंट करने का दो तरीका है। या तो पहला तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहला केस में क्या है कि जो गुड्स आप सेंड कर, गुड्स सेंड टू द ब्रांच आप कर रहे हैं कितना, 1,25,000, ठीक। तो जो रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है उसको यहाँ से आप माइनस कर दे, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, जो ब्रांच रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न देखो अकाउंट्स का नेम जो है वो सेम रखना है, डिफरेंट नहीं करना है, ठीक है ना। बट जो कर रहा है, जैसे यहाँ पे गुड्स सेंड टू द ब्रांच है तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो आप लास्ट में इंडिकेशन डाल दीजिए कि ये क्या हुआ, गुड्स रिटर्न कर रहा है ब्रांच के द्वारा, किसको, हेड ऑफिस को। मतलब ब्रांच क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है तो हेड ऑफिस को कितना, 25,000 रुपया। एक तरीका तो ये है। अब ये कितना आ गया, नेट कितना आ गया, 1,00,000,
अब इस 1 लाख पे आप क्या कर दीजिए, लोडिंग निकाल दीजिए। यहाँ पे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग कितना आएगा, 1 लाख पे अगर आप लोडिंग निकालते हैं तो 25 डिवाइड बाई 125 कितना, 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 125 कितना आ रहा है, 20,000। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन मैं यहीं पे डिस्कशन करता हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आपने यहाँ पे लिखा था गुड सेंड टू द ब्रांच कितना, 1,25,000, ठीक। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करता है तो गुड सेंड टू द ब्रांच 1,25,000। बट अगर ब्रांच गुड्स को रिटर्न करता है तो ब्रांच गुड्स को रिटर्न करता है तो आप इधर लिखेंगे बाई गुड सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न कितना, 25,000 का, है ना। 25,000 का रिटर्न क्या था। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में ये भी इनवाइस प्राइस पे है ना, ये भी इनवाइस प्राइस पे है और ये भी इनवाइस प्राइस पे है। तो इस केस में इसका लोडिंग को आप यहाँ पे हटाएंगे और इसका लोडिंग को यहाँ पे हटाएंगे तो नेट इम्पैक्ट आप देखेंगे, तो नेट इम्पैक्ट एट द एंड जो आपका आ रहा है ना, यहाँ पे 1 लाख था और यहाँ नेट इम्पैक्ट 80,000 का आ रहा है, तो वही नेट इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। जैसे यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग कितना आएगा, बाई गुड सेंड टू ब्रांच कितना, 1,25,000 का 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे कितना आएगा, 25,000। और यहाँ पे इसका लोडिंग कितना आएगा, तो गुड सेंड टू द ब्रांच लोडिंग जो रिटर्न हुआ है उसका लोडिंग कितना आएगा, रिटर्न का लोडिंग आएगा 25,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 कितना आ रहा है, 25,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 कितना, 5,000। तो आप देख रहे हैं कि एट द एंड जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें से 1,25,000 में से 25,000 रिटर्न हो गया तो कितना बचा, 1 लाख। और 1 लाख में से अब जब लोडिंग को हटाएंगे तो यहाँ 25,000 का लोडिंग है और यहाँ पे 5,000 का लोडिंग है, तो ये कितना, ये नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है, ये नेट इम्पैक्ट 20,000 आ रहा है और ये नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, ठीक। एट द एंड आप देखेंगे तो 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 80,000 और यहाँ पे भी नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 80,000, ठीक। बट आपको एग्जाम में क्या फॉलो करना है, तो आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। होप सो क्लियर है, ठीक है। मैं रब कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे जो वही लिख के दिखा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे रखना है, आपको एग्जाम में जैसे बनाना, लेकिन आप दोनों को समझ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता हूँ, है ना। यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये वही चीज़ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें, है ना। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना सेंड किया, हेड ऑफिस ने किसको सेंड किया, ब्रांच को सेंड किया, कितना था, मेरे एग्जाम्पल में 1,25,000 था। फिर माइनस करेंगे रिटर्न, किसने रिटर्न किया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया था, कितने इनवाइस प्राइस का, 25,000 का, ये कितना आ गया, 1 लाख नेट, है ना। और इस पे आप क्या करेंगे, इस नेट पे लोडिंग को रिवर्स करेंगे बाई गुड सेंड टू ब्रांच लोडिंग कितना आएगा, 1 लाख का 25/100, ठीक है। होप सो आपको क्लियर है। 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 125 तो कितना आ रहा है, 20,000। होप सो क्लियर है, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप में बताया था कि सबसे पहला स्टेप में आप क्या लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखो। दूसरा स्टेप में बताया था ये कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कोई गुड्स सेंड कर रहा है तो उसको लिखो, अगर रिटर्न कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे लिख दो। तीसरा स्टेप में बताया था कि जो भी लायबिलिटी होगा उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फोर्थ स्टेप में बताया था कि कोई भी लोडिंग है तो उस लोडिंग को हम लोग हटाएंगे, ठीक है। एक और लोडिंग आएगा उसको भी हटाएंगे, ठीक है ना। तो लोडिंग कब आएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 5 स्टेप में ब्रांच के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किया गया, प्लीज ध्यान से सुनना, ब्रांच के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किया गया, एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक टेलीफोन बिल, लाइक प्रिंटिंग स्टेशनरी, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस अगर ब्रांच के द्वारा किया गया, ठीक। और उसका पेमेंट, प्लीज फोकस, उसका पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है हेड ऑफिस। पेमेंट देखो, जितना भी एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है उसका पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर रहा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि फिर क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस पेड कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, किसका, ब्रांच का। तो एंट्री आप क्या करते हैं, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक,
तो मैं जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है उसका पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर रहा है तो उसका यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जो भी, ठीक। बट याद रखना, अगर जो एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है और उसका पेमेंट हेड ऑफिस नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नेट सेटलमेंट करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ लिखना है कि जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस कर रहा है, सॉरी, जो एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है उसका पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर रहा है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो एक्सपेंसेस का डिटेल होगा उसको यहाँ पे लिख दें, लाइक सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस, मतलब फिक्स एसेट्स भी परचेज कर रहा है तो फिक्स एसेट्स परचेज कर रहा है तो यहाँ पे, लेकिन उसका पेमेंट कौन कर रहा है? उसका पेमेंट ब्रांच हेड ऑफिस कर रहा है तो उसको भी लिखे। मतलब कोई भी चीज़ परचेज करके कर रहा है, ठीक, कोई भी एक्सपेंसेस कर रहा है, कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है और उसका पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक परचेज, गुड्स परचेज कर रहा है ना, ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस गुड्स परचेज करके दे रहा है तो भी यहाँ पे लिखेंगे। होप सो क्लियर है। और ये जो कितना का जो टोटल आएगा उस टोटल को यहाँ पे टोटल में लिख देंगे। होप सो क्लियर है। ये 5th स्टेज है। 6th स्टेज में बाई बैंक। 6th स्टेज में बाई बैंक का मतलब यहाँ पे सिंपल मीनिंग बताओ तो यहाँ पे हेड ऑफिस ने अमाउंट रिमिट किया था, किसको? ब्रांच को रिमिट किया था। किस लिए रिमिट किया था? सारे एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है बाई बैंक में कि ब्रांच अब हेड ऑफिस को रिमिट कर रहा है अमाउंट। मतलब अमाउंट रिमिट कैसे करेगा? तो जो भी उसने सेल्स किया होगा, कैश सेल्स किया होगा, जो भी क्रेडिटर से, सॉरी, डेटर से कलेक्शन से रिसीव किया होगा, या फिर कोई भी मिसलेनियस इनकम रिसीव किया होगा, ठीक है ना, तो उसको हम, जितना भी मेरे पास पैसा आएगा उसको हम लोग किसको भेजेंगे? हेड ऑफिस को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? कि मैं एक डिपेंडेंट ब्रांच हूँ और मेरे पास जो पैसा आएगा उसको मैं हेड ऑफिस को भेज दूंगा, और मेरा जो एक्सपेंसेज होगा वो मेरे बिहाफ में कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। इसलिए मैं सारा का सारा पैसा किसको भेज दूंगा? हेड ऑफिस को भेज दूंगा। तो जो भी मैं कलेक्ट, जैसे कहाँ से पैसा आएगा मेरा? तो कैश सेल्स करेंगे तब पैसा आएगा, है ना, ट्रेड सेल्स करेंगे तो कलेक्शन आएगा डेटर से, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और भी कोई मिसलेनियस इनकम आ रहा है, क्या आ रहा है? मिसलेनियस इनकम, लाइक इंश्योरेंस क्लेम से पैसा आ गया, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट से पैसा आ गया। तो जो भी पैसा यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब कितना अमाउंट भेजेंगे वो लिख देंगे। तो मान लीजिए जितना भी अमाउंट आ रहा है उसमें से लेस करेंगे अगर एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है और ब्रांच ही उस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहा है। मतलब एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है और ब्रांच ही उसके एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहा है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, मतलब ब्रांच उस अमाउंट को, जो एक्सपेंसेस पेड कर रहा है उस अमाउंट को एडजस्ट करेगा यहाँ पे, और एडजस्ट करने के बाद पूरा अमाउंट जो आएगा वो भेजेगा, किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को भेजेगा, ठीक है ना। और भी कोई भी एक्सपेंस मान लेते हैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है एक्सपेंस उसके लिए, या फिर कुछ पैसा रिटेन कर ले रहा है, कैश रिटेन कर ले रहा है ना, तो उसको भी यहाँ पे माइनस करेगा और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रिमिट करेगा किसको? हेड ऑफिस को। होप सो क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा इसलिए आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? तो 7 स्टेप पे आपको लिखना है बाई क्लोजिंग एसेट्स। क्या लिखना है? क्लोजिंग एसेट्स। तो कोई भी क्लोजिंग एसेट जो भी है उसको यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कैश, है ना, डेटर, बैंक, स्टॉक, ठीक, और भी जो भी एसेट्स आएगा आपका, है ना, फिक्स एसेट्स, जो भी आपका एसेट्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स लिखना था, ठीक, यहाँ पे पूरा ओपनिंग एसेट्स लिखना था और यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स लिखना है। अब देखो ऊपर में आपने जो एसेट्स यहाँ पे लिखा है, ठीक, यहाँ पे जो एसेट्स लिखा है, ये जितना भी एसेट्स यहाँ पे आएगा उसका अकाउंट्स आपको बनाना पड़ जाएगा अगर वो मिसिंग है यहाँ पे। मतलब क्लोजिंग में, अगर ओपनिंग में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ एसेट्स का वो अगर क्लोजिंग में मिसिंग है तो उसका आपको यहाँ पे अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा। जैसे ओपनिंग में कैश दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्लोजिंग में कैश मिसिंग है तो आपको कैश का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और फिर उसका अमाउंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा अकाउंट जो ऊपर नहीं है, ठीक है ना, तो नीचे भी बनाने की नीड नहीं होगा अगर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो, ठीक। ऊपर डेटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी डेटर दिया हुआ है, ठीक, तो कोई बनाने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, बनाने की नीड कब पड़ जाएगा? जब उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ जाए। जैसे मैंने बोला था कैश में सेल करते हो तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहाँ से आएगा? जब डेटर अकाउंट बनाएंगे तभी तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा ना। तो अगर ये डेटा मिसिंग है तो मुझे इसको बनाना पड़ जाएगा। अगर डेटा मिसिंग नहीं है तो फिर मुझे बनाने की नीड नहीं होगा अगर क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा मुझे इन्फॉर्मेशंस के लिए, कौन सा क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए अकाउंट्स बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है।
तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो, ठीक। तो 7 स्टेप क्या था कि मैं क्लोजिंग एसेट्स को लिखूंगा। 8 स्टेप क्या है, 8 स्टेप में आप लिख सकते हैं बाय क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक। जैसे वही आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा, ठीक। एंड लास्ट स्टेप में अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजा वो इनवाइस प्राइस में भेजा है तो ओपनिंग स्टॉक को जैसे मैंने लोडिंग को रिवर्स किया था, हटाया था, उसी टाइप से आप यहाँ पे 9 स्टेप पे कर सकते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। बाइंग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो भी लोडिंग आएगा उस लोडिंग को आपको यहाँ पे हटाना है। मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट मान लेते हैं, यहाँ पे 10,000 का अमाउंट आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 जो आएगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। अब फिर ऐड करेंगे, दोनों साइड में ऐड करेंगे। दोनों साइड ऐड करने के बाद जो भी फिगर आ रहा है, अगर फिगर आ रहा है डेबिट साइड में इधर, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा, क्लियर, ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो ये मेरे लिए नेट लॉस होगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बेसिस पे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप एक बार फॉर्मेट देख लो, है ना। इन द बुक ऑफ द हेड ऑफिस ब्रांच की बुक में सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहला आप स्टेप क्या लिखेंगे, ओपनिंग एसेट से जो लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है तो उसको इनवाइस प्राइस पे ही कंसीडर करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, कोई भी गुड्स हमने सेंड किया है, किसको, ब्रांच को सेंड किया है, या फिर ब्रांच ने अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दिया है, ब्रांच ने कोई गुड्स रिटर्न कर दिया है तो दोनों के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तीसरा स्टेप में मैंने बताया था जो रिटर्न किया उसको माइनस करके लिखना, ठीक है ना। तीसरा स्टेप में बताया था कि आपके पास ओपनिंग कोई लायबिलिटी है तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फोर्थ स्टेप में बताया था कि अगर लोडिंग है, किस चीज़ पे लोडिंग है, जो गुड्स सेंड किया उसका लोडिंग है, या फिर जो ओपनिंग स्टॉक है उसका कोई लोडिंग है, तो लोडिंग को फोर्थ स्टेप पे रिवर्स करेंगे, लोडिंग को हटाएंगे, ठीक। फिफ्थ स्टेप में बताया था कि ब्रांच के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किया जा रहा है और उस एक्सपेंसेस का पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है तो उसको हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक। सिक्स्थ स्टेप में बताया था कि ब्रांच अगर कोई भी अमाउंट रिमिट करता है किसको, हेड ऑफिस को, ठीक, उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है या फिर कोई भी अमाउंट विदहेल्ड किया जा रहा है ब्रांच के द्वारा तो उसको एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बताया था 7 स्टेप में कि क्लोजिंग एसेट्स आप जो भी होगा किसका, ब्रांच का, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका अगर क्लोजिंग एसेट्स में अगर स्टॉक इनवाइस प्राइस पे तो उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। और लास्ट इधर क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। होप सो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर जो भी डेटा मिसिंग, मैंने बताया था कि क्लोजिंग एसेट्स का आपको क्या, अगर डेटा मिसिंग है, क्लोजिंग एसेट्स का अगर डेटा मिसिंग है तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ जाएगा, अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा। तो उस अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट। क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट्स का मतलब होता है कच्चा खाता। कच्चा खाता का मतलब ओनली इंफॉर्मेशन जो मेंटेन किया गया है, किसके द्वारा, ओनली इंफॉर्मेशन जो मेंटेन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ब्रांच के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग मुझे सारा अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या क्या अकाउंट्स आपको बता देता हूँ, कुछ अकाउंट्स बना देता हूँ जो जनरली आपके एग्जाम में आता है, जैसे ब्रांच डेटर, ठीक, ब्रांच स्टॉक, ठीक, ब्रांच डेटर, ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम खाता है तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर लिख सकते हैं, ठीक। इधर ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक लिख सकते हैं। एंड एक और बताता हूँ मैं, ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक। प्लीज इसको लॉजिक से समझिएगा क्योंकि अगर लॉजिक से नहीं समझ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर, ठीक, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। अगर मान लेते हैं आपका ऊपर फॉर्मेट बनाया है, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग है ना, या फिर क्लोजिंग डेटर मिसिंग है ना, तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। अब सिंपल आपको ये याद रखना है कि सर डेटर मेरा एक एसेट्स है, डेटर मेरा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। बस इसी लॉजिक को आपको ध्यान में रख करके इसको बनाना है, प्लीज फोकस। डेटर एक मेरा एसेट्स है, डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। इसी लॉजिक को आपको माइंड में रख करके बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टू बैलेंस पीडी। ओपनिंग अगर डेटर है तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बताओ डेबिट किस, ये मेरा डेबिट पार्ट है ना, ये मेरा डेबिट पार्ट है और ये मेरा क्रेडिट पार्ट है। तो डेबिट कब करेंगे, जब मेरा डेटर इंक्रीज होगा।
अब बताओ किस किस सिचुएशंस में मेरा मेरा मतलब ब्रांच का डेटर इंक्रीज होगा। तो ब्रांच का डेटर कब इंक्रीज होगा, जब ब्रांच क्रेडिट सेल किया हो। क्या हो, ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया हो। प्लीज लॉजिकल समझना, तो आईसीआई ने इसी चीज को थोड़ा अलग बता रखा है, ठीक, बट मैं उस तरीके से नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि आईसीआई ने कैसे बना रखा है, बट फिर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा लॉजिक है उस लॉजिक से अगर आप कवर करते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज फोकस। मैं क्या बना रहा हूँ, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक। डेटर मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट साइड में क्या होगा, कैसे कैसे तुमको सोचना है, मतलब मुझे लॉजिक लगाना है कि डेटर कैसे कैसे इंक्रीज होता है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और डेटर कैसे कैसे डिक्रीज होता है, उसको डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेटर कैसे इंक्रीज होगा, तो मान लेते हैं मेरे पास ओपनिंग डेटर है ना, मान लेते हैं 1 लाख। अब डेटर कैसे इंक्रीज होगा, तो अगर हम सेल्स करेंगे तो मान लेते हैं 10 लाख का सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स, तो मेरा डेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 2 पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, पहला पॉइंट कि टू ओपनिंग बैलेंस, और दूसरा कि अगर मैं क्रेडिट सेल्स करता हूँ तो मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा, कैसे कैसे डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा जब कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आएगा पैसा, से पैसा आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा अगर आ गया तो मेरा डेटर क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाएगा, क्लियर। और कैसे डिक्रीज होगा, बैड डेट्स हो गया, डेटर पैसा डूबा दिया तो उससे डिक्रीज हो जाएगा। और कैसे डिक्रीज होगा, तो सेल्स रिटर्न, किसने रिटर्न कर दिया, ब्रांच, मतलब ब्रांच ने क्या कर रहा है, रिटर्न, मतलब ब्रांच का जो डेटर है वो गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ब्रांच का जो डेटर है ना, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कैसे घटेगा, तो और कैसे घटेगा, तो बिल रेज करेंगे, बिल इशू करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, बिल रिसीवेबल, क्या करेंगे, बिल इशू करेंगे, डेटर के, डेटर को हम क्या दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, तब भी मेरा क्या हो जाएगा, डेटर घट जाएगा। आपने एंट्री पढ़ा है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, के कारण क्या हो जाएगा, मेरा डेटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बताओ और भी कोई रीजन है क्या घटने का, ये सोचो। बैंक कलेक्शन आएगा तब घट जाएगा, बैड डेट्स होगा तब घट जाएगा, सेल्स रिटर्न होगा तब घट जाएगा, बिल रिसीवेबल, बिल इशू किया तब घट जाएगा, है ना। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एलॉ, अगर डिस्काउंट दे रहा हूं मैं डेटर को तब मेरा डेटर घट जाएगा, है ना। तो ये सब सारे केसेस है जिसके कारण आपका डेटर घट सकता है। एक और ऐसा केस है जहां पे आपका डेटर बढ़ सकता है, जब आपका जो बिल इशू किए थे वो बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो आपका डेटर फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सारे केसेस हैं जिसके कारण आपका एसेट्स डेटर, मतलब ये इस रीजन से बढ़ेगा और ये सारे रीजन से डेटर घटेगा, ठीक। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका, अगर आप इसको ऐड करोगे, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है यहाँ पे बाई बैलेंस शीट, आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर दिया है तो इस सिचुएशन में आपको क्या निकालना पड़ जाएगा, जनरली ये निकालना पड़ जाएगा। होप सो क्लियर है। अब आईसीआई ने क्या है उसको बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ कि आईसीआई ने इस चीज़ को कैसे किया है। मैंने क्या बताया कि डेटर, ब्रांच का डेटर कैसे कैसे बढ़ता है, तो ब्रांच का डेटर कैसे बढ़ता है, तो जब ओपनिंग बैलेंस है, ठीक, उसमें से अगर हम ट्रेड सेल्स करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्रेड सेल्स करने का मतलब क्या है, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो ट्रेड सेल्स करने का मतलब क्या है कि मेरा ब्रांच स्टॉक क्या हुआ है, घटा है, ब्रांच स्टॉक घटा है, ठीक है ना। अब ब्रांच का डेटर क्या हुआ है, बढ़ा है। इस सिचुएशंस में आप क्या एंट्री कर सकते हैं, ब्रांच डेटर, आईसीआई ने क्या किया, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक। इस टाइप से आप देखो इसका इंपैक्ट डबल जाएगा, इसका इंपैक्ट डबल कहाँ जाएगा, एक तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और दूसरा जब स्टॉक बनाओगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो उसमें भी इसका इंपैक्ट जाएगा, ठीक। लेकिन मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मगअप नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ इसी लॉजिक से जो मैंने पहले बताया उसी लॉजिक से सोचना है कि डेटर कैसे कैसे बढ़ता है और डेटर कैसे कैसे घटता है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ब्रांच ने कलेक्शन किया किससे, ब्रांच डेटर से, है ना, अपने डेटर से पैसा कलेक्ट किया, तो एंट्री क्या किया यहाँ पे, है ना, पैसा कलेक्ट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक। तो ये पे कहाँ पे जाएगा, ब्रांच बैंक या ब्रांच कैश अकाउंट जब बनाओगे तो वहां पे भी ये तुम्हारा एंट्री इंपैक्ट करेगा। होप सो यार, तो एक तो ये भी एंट्री इंपैक्ट करेगा, एक ये भी एंट्री इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जिसके कारण क्या होगा, सेल्स रिटर्न किया गया है, तो सेल्स रिटर्न किसके द्वारा किया गया है, सेल्स रिटर्न ब्रांच के डेटर के द्वारा किया गया है, तो आपका स्टॉक जो होगा, ब्रांच स्टॉक होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ये सब जितना भी एंट्री मैंने मार्क किया है वाइट से, ये सब डबल इम्पैक्ट जाने वाला है ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश या फिर ब्रांच स्टॉक में। होप सो क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ब्रांच स्टॉक में क्या क्या जाएगा, ये भी वही चीज़ है। ब्रांच मेरा एसेट्स है, ब्रांच स्टॉक मेरा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे घटता है ये आपको सोचना है। अगर एसेट्स बढ़ रहा होगा तो डेबिट करेंगे और घट रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक लेकर के हम लोग चलते हैं। बताओ कैसे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस रेडी, ठीक। और कैसे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब, जब गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने तो ब्रांच को गुड्स दिया है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर और कैसे बढ़ सकता है, तो जब ब्रांच का डेटा रिटर्न कर रहा है ना, सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर, ब्रांच का डेटर गुड्स को रिटर्न कर रहा है इस सिचुएशन में, और ये मेरा स्टॉक जो ब्रांच का स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लीज फोकस करना, ब्रांच का डेटर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, इस सिचुएशन में ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। गुड्स सेंड टू द ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया गुड्स, तभी उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। या फिर डायरेक्टली परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्टली परचेज कर रहा है, कौन किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्रांच के द्वारा डायरेक्टली परचेज किया जा रहा है, तब भी उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये सब केसेस है जिसके कारण उसका स्टॉक बढ़ रहा है। बताओ घटेगा कैसे, तो ब्रांच कैश सेल्स कर रहा है ना, ब्रांच क्या कर रहा है, कैश सेल्स कर रहा है, तब घट जाएगा। ब्रांच क्या कर रहा है, क्रेडिट सेल्स कर रहा है, तब घट जाएगा। ठीक है। और कैसे घट सकता है, तो एबनॉर्मल लॉसेज हो गया है ना, एबनॉर्मल लॉसेज हो गया तब घट सकता है। और कैसे वो घट सकता है, तो नॉर्मल लॉसेज हो गया तब घट सकता है। और बताओ और कैसे कैसे घट सकता है, ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न किया है ना, ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न किया तो यहाँ तो उसका बढ़ गया, ब्रांच के डेटर ने, सॉरी ब्रांच के डेटर ने रिटर्न किया था तो उसका बढ़ गया। अब बताओ ब्रांच रिटर्न करेगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, बताओ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच गुड्स, जब ब्रांच को गुड्स भेजा जा रहा है तो क्या आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब ब्रांच रिटर्न करेगा, गुड्स को रिटर्न करेगा तो उसका स्टॉक घट जाएगा। बताओ और भी कोई ऐसे केसेस है जिसके कारण ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है और ब्रांच का स्टॉक घट रहा है, मुझे लगता है यही सब केसेस है जिसके कारण ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है और ब्रांच का स्टॉक घट रहा है, ठीक। अगर और भी कोई केसेस आएगा तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है, किसके कारण ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है और किसके कारण ब्रांच का स्टॉक घट रहा है। होप सो आपको क्लियर है। लास्ट में लिख देंगे बाय बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐड करके एडलेस करके जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। अब इसका इम्पैक्ट भी देखो उसी टाइप से, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच की बात करें तो ये भी डबल इम्पैक्ट जाएगा। आप जगह जब आप गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक, इसका डबल इम्पैक्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का भी इम्पैक्ट दिखाई दिया। क्रेडिट सेल कहाँ पे गया था, ब्रांच डेटर अकाउंट में, ठीक, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, तो ब्रांच कैश में। हाँ बस आपको नॉर्मली सोचना है, थिंकिंग लगाओ, ठीक है ना, कि मुझे अकाउंट्स कैसे करना है, मुझे अकाउंट्स को कैसे रीड करना है। अगर आप रटोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। देखना मैं इसी फॉर्मेट पे आपको सारा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बस आपको ये लॉजिक लगाना है कि ब्रांच का डेटर कैसे बढ़ता है और ब्रांच का डेटर कैसे घटता है, उसी लॉजिक से आपको चलना है। दूसरा लॉजिक लगाना है कि ब्रांच का स्टॉक कैसे बढ़ता है और ब्रांच का स्टॉक कैसे घटता है, ठीक। अब तीसरा आते हैं ब्रांच का कैश। बताओ ब्रांच का कैश कैसे कैसे बढ़ेगा और ब्रांच का कैश कैसे कैसे घटेगा। तो लेट से मान लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। बताओ कहाँ से बढ़ेगा, तो अगर कैश सेल्स करेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक। और कहाँ से बढ़ सकता है, कुछ मिसलेनियस इनकम आ गया हो, मैंने बताया था मिसलेनियस इनकम का मतलब सेल्स क्लेम से पैसा आ गया हो, है ना, सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स आ गया हो, है ना, इससे होगा। फिर कैसे बढ़ सकता है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को रिमिट किया, है ना, हेड ऑफिस रिमिट कैश टू ब्रांच। हेड ऑफिस जब ब्रांच को कैश रिमिट कर रहा है तब भी इसका कैश बढ़ जाएगा। घटेगा कैसे, जब ब्रांच रिमिट कैश टू हेड ऑफिस को रिमिट कर दिया तब घट जाएगा, है ना। और कैसे होगा, बाय एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच के द्वारा कोई एक्सपेंसेस पेड किया तब घट जाएगा। और किसी तरीके से घटेगा क्या, अब देख लेना, अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। अब लास्ट में लिख देते हैं बाय बैलेंस
ये सब सारा आपको अकाउंट्स बनाना पड़ जाएगा अगर कोई भी डेटा मिसिंग है ऊपर, है ना। जब हम फाइनली बना रहे थे ये, है ना, ब्रांच अकाउंट, इसमें अगर कोई भी डेटा अगर मिसिंग है, आपको नीचे से डेटा जो मैंने मेमोरेंडम बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके डेटा को फिट करना पड़ेगा, डेटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। होप सो क्लियर है, ठीक। एक बार देख लो मैंने जो बनाया है ना, मैंने आपको एक एक लॉजिक क्लियर किया है कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक। और ये अल्टीमेट आप अगर देखोगे, ये जो फॉर्मेट बना है तो अल्टीमेट आपने जो फाइनल अकाउंट्स बना रखा ना उसी के अकॉर्डिंग आता है, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा आईसीआई ने या फिर जो आप बोल सकते हैं एस ने, एस ये बनाया जाता है ना, तो आईसीआई ने ब्रांच का अकाउंट डिपेंडेंट ब्रांच है डेटर मेथड, उस डेटर मेथड को फॉलो करके हमको प्रॉफिट निकालना है, तो आपको इस फॉर्मेट को समझना होगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द ब्रांच, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द डेटर मेथड। होप सो आपको क्लियर है। चलो हम लोग अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिले।